एमए के विद्यार्थियों, आज हम गुप्त साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। गुप्त साम्राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था थी वह सुव्यवस्थित थी। प्राचीन काल में मौर्य के काल के बाद ही गुप्त काल गोल्डन एज कहा जाता है इंडिया का, यानी स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहाँ की शासन व्यवस्था भी काफी सुव्यवस्थित थी। इस शासन व्यवस्था में हम जहाँ तक शासन संगठन को देखते हैं, तो शासन संगठन में जो प्राचीन काल में गुप्त शासक थे, उन्होंने अपनी उपाधि के लिए राजन शब्द का त्याग किया और महाराजाधिराज, राजाधिराज, परमाराजाधिराज, राजाधिराज ऋषि और राजाधिराज इन उपाधियों को धारण किया। इन राजाओं ने कुछ देवीय विरुद्धों का भी प्रयोग किया, जैसे प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को देवता कहा गया है। इसी प्रकार कई जो विवरण मिलते हैं उसमें भी परम भट्टारक, परम देवता आदि उपाधियों का प्रयोग मिलता है। गुप्त राजाओं को अति मानवीय गुणों से युक्त दिखाया गया, इसीलिए यहाँ के जो सिक्के थे उन पर भी इस प्रकार के लेख मिलते हैं कि गुप्त काल में जो शासक थे उन्होंने अपनी विजय के साथ ही स्वर्ग का साम्राज्य भी प्राप्त कर लिया था। यहाँ का जो शासन काल था उसमें इनका शासकों का जो मुख्य उद्देश्य था वह लोक कल्याण ही था। इस काल में जो चीनी यात्री फाहियान आया था उसने भी इसका उल्लेख किया है कि मौर्यों के बाद विदेशी आक्रमणों के शांत होने पर गुप्तों ने एक निश्चित योजना के अनुसार आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना करी थी, जिसमें प्रजा सुखी और समृद्ध थी। विंसेंट स्मिथ जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उन्होंने भी लिखा है कि गुप्त काल जैसा शासन भारत पर कभी हुआ ही नहीं। इस प्रकार जो इतिहासकार है उन्होंने अपने अपने हिसाब से इस प्रकार की अभिव्यक्तियां दी है। हम शासन संगठन के अंतर्गत आगे केंद्रीय प्रशासन को देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन में जो राजा था वो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। मैंने अभी भी आपको बताया कि जो राजा थे वो बड़ी राजनीतिक उपाधियां जैसे परमेश्वर, परम भट्टारक, विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य, विक्रमांक, प्रकाशादित्य इस प्रकार की उपाधियां धारण करते थे। राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्री होते थे, पदाधिकारी होते थे, यानी मंत्री परिषद होती थी। इस मंत्री परिषद में जैसे सांदी विग्रह जो मंत्री था वह युद्ध व संधि का मंत्री था। इसके अलावा अक्षपटलाधिकृत था, वह राजकीय कागजातों की देखभाल करता था। महासेनापति था जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। रण भांडागारिक था, वह सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसके अलावा जो कुमार आमत्य थे वह आधुनिक जो आईएएस अधिकारी थे, उस प्रकार की शक्तियां उनके पास में थी, अधिकार प्राप्त थे उनके पास में। दंडपाशिक नाम का जो अधिकारी था वह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। विनय स्थिति स्थापक नाम का अधिकारी था, उसे न्यायाधीश का पद प्राप्त था। इस प्रकार जो गुप्त काल का जो केंद्रीय शासन था वह काफी सुदृढ़ व्यवस्था लिए हुए था। इसी प्रकार प्रांतों में भी प्रशासन प्रचलित था। शासन की सुविधा के लिए यहाँ का साम्राज्य अनेक प्रांतों में
विभक्त किया हुआ था, अनेक इकाइयों में विभक्त करा हुआ था। यहाँ की जो सबसे बड़ी इकाई थी वह प्रांत कहलाती थी। इस समय गुप्त काल में सौराष्ट्र, अवंती, तीरभुक्ति, उत्तरी बंगाल, ये जिसको पुंड्रवर्धन भी कहा जाता था, ये सारे गुप्त साम्राज्य के मुख्य प्रांत थे। प्रांत के जो शासक थे वह भोगपति, गोप्ता, उपरिक महाराज, राजस्थानी आदि कहलाते थे। प्रांत से जो छोटी इकाई थी वो प्रदेश कहलाती थी, जो आजकल के डिविजन्स की भांति होती थी। इससे छोटी इकाई को विषय कहा जाता था, जो जिले के समान होती थी, और जो शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह ग्राम थी। इस प्रकार जो प्रांतीय शासन था वह भी सुव्यवस्थित था। अब हम स्थानीय शासन को आगे देखेंगे। हम अपने अगली जो स्लाइड है उसमें स्थानीय शासन, न्याय व्यवस्था, सैनिक प्रशासन आदि को हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, जो अपन गुप्त काल को देखते हैं तो एमए के विद्यार्थी होने के नाते आपको कुछ इस टाइप की रेफरेंस बुक्स भी इसमें देखनी पड़ेगी, जो प्राचीन भारत को बहुत ही अच्छे से व्यक्त करती है। उसमें आपको सत्यकेतु विद्यालंकार की बुक आपको देखनी चाहिए। उन्होंने गुप्त काल के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। इसके अलावा आपको जो एल श्रीवास्तव है उसकी बुक भी आपको देखनी चाहिए। राधा कुमुद मुखर्जी की किताब भी इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। एक आपका जो हिंदी माध्यम निदेशालय की है, द्विजेंद्र नारायण झा और श्रीमाली, इसकी बुक्स भी गुप्त काल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। गुप्त काल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन के लिए तो ये बुक्स आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से इसमें अध्ययन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम इसका अगला दूसरी स्लाइड्स में अपने पीपीटी में देखेंगे। धन्यवाद।